नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ये बरेली के वो उपद्रवी हैं जिन्होंने बरेली को जलाने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ की सरकार को चुनौती दी, पुलिस प्रशासन के आगे मुश्किलें खड़ी की। अब ये सभी उपद्रवी जो हैं वो सलाखों के पीछे पहुंच गए, लेकिन इस दौरान एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। जब इन लोगों ने पथराव किया, फायरिंग की, आगजनी की, तो शायद इनके इरादे इतने मजबूत थे कि पुलिस प्रशासन की सख्ती से ये डरे नहीं। लेकिन जैसे ही कमर तोड़ते हुए पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, हाथ जोड़ते हुए पुलिस के आगे ये रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए और एक बार पूरा मामला दिखाइए कि कैसे ये उपद्रवी रोते बिलबिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ जुड़वाओ। तो देखा आपने कैसे ये उपद्रवी गिड़गिड़ाते बिलबिलाते पुलिस के आगे नजर आ रहे हैं। तो आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा मामला विस्तार से बताते हैं कि कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है और कैसे मौलाना भी जेल में बैठकर बिलबिलाता हुआ नजर आ रहा है। बरेली हिंसा के बाद पुलिस ने 29 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इसके बाद भी ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। नदीम खान समेत 29 उपद्रवियों को अरेस्ट किए जाने के बाद सभी हाथ जोड़कर रोते हुए नजर आए हैं, क्योंकि पुलिस का डंडा जब इन पर पड़ा तो इन्हें कल ठिकाने आ गई। उपद्रवियों ने पुलिस के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहकावे में आए, जुमे की नमाज के बाद हिंसा में शामिल हुए और ये बहकावे में आना इन्हें कितना महंगा पड़ रहा है अब शायद समझ में आ रहा होगा। उपद्रव में पुलिस ने 126 से अधिक लोगों को नामजद, 3000 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ 10 एफआईआर दर्ज की हैं। तो ऐसे में पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। 7 मामलों में मौलाना तौकीर रजा और कोतवाली के सभी मुकदमों में आईएमसी के जिलाध्यक्ष नदीम खान को नामजद किया गया है। नदीम खान वही शख्स है जो पुलिस का वायरलेस छीनकर भागा था। हालांकि उसकी निशानदेही से वायरलेस भी बरामद कर लिया गया है। जांच की तो सामने आया कि उपद्रव भड़काने में मौलाना के साथ नदीम की प्रमुख भूमिका थी। राइट हैंड ये मौलाना का बताया जा रहा है कि कैसे इन लोगों ने पूरी साजिश रची थी। उसी ने सोशल मीडिया के जरिए भीड़ बुलाने का काम किया, लोगों को अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होने के लिए उकसाया, गलत मैसेज वायरल किया गया, गुमराह लोगों को किया गया और एफआईआर में इस चीज का खुलासा हुआ है कि यह हिंसा एक सुनियोजित साजिश थी और इसका मुख्य उद्देश्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर रजा खान थे। मौलाना तौकीर रजा ने पूरी साजिश की प्लानिंग की। एफआईआर में यह भी खुलासा हुआ है कि मौलाना तौकीर रजा ने ही प्रदर्शनकारियों को निर्देश दिए थे कि शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें पुलिस वालों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़ जाए। मौलाना की तरफ से क्लियर ये बातें कही गई थी। भीड़ ने तौकीर रजा के बयान का हवाला देते हुए नारेबाजी शुरू की, जिसमें मुस्लिमों को ताकत दिखाने की बात कही गई थी। तो देखा आपने कि कैसे ये मौलाना तौकीर रजा जहर उगल रहा था, कैसे पूरे बरेली के जरिए यूपी में आग भड़काने की साजिश रच रहा था। और इसके साथ साथ एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा एक और हुआ है। ये खुलासा आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। खुलासा ये हुआ है कि बरेली में जो हिंसा भड़की थी उसके लिए जो उपद्रवी हैं वो बाहर से इकट्ठा किए गए थे। तमाम मुसलमानों को जो साजिश करता थे इस गैंग के, उन्हें बाहर से बुलाया गया, भाड़े पर इकट्ठा किया गया और उसके बाद इस हिंसा में जो लोग शामिल थे उनके साथ उन्हें मिलाकर बवाल भड़काया गया। तो यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस मौलाना को भी चेतावनी देते हुए नजर आए और उन उपद्रवियों को भी सख्ती से चेतावनी देते हुए नजर आए जिन्होंने बरेली के जरिए पूरे यूपी में अशांति फैलाने की कोशिश की। क्योंकि बरेली में हिंसा भड़कती है और यूपी के अलग अलग जिलों से इसी तरह बवाल की खबरें सामने आने लगती हैं। वो तो पुलिस ने सख्ती से कदम उठाया है, पुलिस ने बड़ी सूझबूझ और समझदारी के तरीके से इन उपद्रवियों को हैंडल किया है। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश जलने से बच गया है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा बवाल होने से बच गया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे होने से बच पाए हैं। अगर योगी आदित्यनाथ और पुलिस सख्ती ना दिखाती तो शायद आज यूपी की तस्वीर कुछ और ही होती। चारों तरफ हिंसा, बवाल, आगजनी देखने को मिलती। लेकिन वक्त रहते ही पुलिस ने जिस तरीके से इस मौलाना तौकीर रजा की कमर तोड़ी है, इन उपद्रवियों को सबक सिखाया है, दौड़ा दौड़ा करना सिर्फ इनका हिसाब किताब किया गया, बल्कि गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ की गई, इन पर सख्ती बरती गई, तो देखिए कैसे ये हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, बिलबिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद ये चीज ये पहले ही समझ जाते तो ये नौबत ना आती। लेकिन बरेली को बार बार
झुलसाने की कोशिश जिस तरीके से मौलाना कर रहा था, वो अब एक एक चीज खुलकर सामने आ गई है। आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद तमाम विरोधियों के अब सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सब गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के ट्रेंड को रोक दो, आई लव मोहम्मद के ट्रेंड से इस तरीके के बवाल मत करो। एक मौलाना ने तो, मौलाना फरंगी हैं, उन्होंने तो ये तक ऐलान कर दिया है कि अगर आपको मोहम्मद से प्यार है, अल्लाह से प्यार है, तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, आप गरीबों की मदद करें, लेकिन सड़कों पर उतरकर इस तरीके से उपद्रव ना मचाएं, इस तरीके से बवाल ना करें। ये इस्लाम से प्यार, मोहम्मद से प्यार नहीं दिखाता है, ये तो नफरत की आग है। और इस तरीके की हरकत ना करें, क्योंकि ऐसी वारदातों को अंजाम देंगे तो कार्रवाई होगी और आपको फिर जेलों में डाला जाएगा और हिसाब किताब होगा। फिर चाहे कोई बौखलाए, बिलबिलाए, तो होने वाला फिर कुछ नहीं है। तो ये तस्वीरें आप साफ साफ दे सकते हैं, ये वही लोग हैं, ये वही मौलाना हैं और ये वही उपद्रवी हैं जिन्होंने बवाल किया। हालांकि ये तो अभी गिरफ्तारी की शुरुआत है। कहा जा रहा है कि एक एक सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, एक एक वीडियो देखा जा रहा है, बारीकी से सबके चेहरों को तफ्तीश से देखा जा रहा है। उसके बाद गिरफ्तारियां हो रही हैं और बड़े लेवल पर अभी गिरफ्तारी और हो सकती हैं, क्योंकि एफआईआर में कई बड़े नाम भी हैं। और जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा को लेकर खुलासा हुआ है, वो बेहद चौंकाने वाला है। अब तो खबर यह भी आ रही है कि मौलाना तौकीर रजा के जो मार्केट थी, जिसमें तौकीर रजा की बहुत ज्यादा दुकानें थी, बताया जा रहा है कि उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो गई है। कहा यह जा रहा है कि अवैध कब्जा था, वक्त की जमीन पर कब्जा जमा कर मौलाना साहब बैठे थे। वो मौलाना साहब जो सड़कों पर लोगों को इकट्ठा करने और धर्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी आड़ में जिस तरीके से इन्होंने साजिश रची, उसकी आड़ में जिस तरीके से इन्होंने युवाओं के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, अब एक एक चीज का हिसाब बारीकी से लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस होटल में छुपकर इस मौलाना ने यह खेल खेला, साजिश रची, उस होटल तक को भी प्रशासन की तरफ से सील कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ और बड़ी कार्रवाई होती है। फिलहाल जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं गिरफ्तारी की। कैसे ये उपद्रवी जो है बिलबिलाते, गिड़गिड़ाते, रोते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे, उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे, उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है।
अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है।